क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है हमेशा कि तुम्हारी लास्ट क्लास होती है मेरे पास, तो कल उसी चक्कर में करवा दे। चलो ठीक है, इधर देखो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। चलो ये देखो बच्चे, इसमें ना अगर आप वीबीटी से निकालते हो इसको, तो वीबीटी से मैंने आपको कल कितना बताया था, इसमें देखो ध्यान से सुनना। अगर आप वीबीटी के अकॉर्डिंग निकालते हो ना इसको, तो देखो वीबीटी के अकॉर्डिंग वैसे मैंने आपको बताया था 1.73, लेकिन एक्चुअल में वो गलत था। क्यों? क्योंकि देखो मैंने आपको कोबाल्ट 2+ में ना ये बताया था कि कोबाल्ट 2+ में क्या होता है बच्चे, 7 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 3 4 5 6 7, है ना। और मैंने कहा था बच्चे साइनाइड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आप क्या करोगे, पेयरिंग करवा दोगे। लेकिन जब आप पेयरिंग करवाओगे बच्चे, तो आपके पास क्या होगा, जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो DsP3D होगी, जो कि कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है ऐसे, है ना। यही बताया था मैंने कोबाल्ट 2+ के केस में। तो इट मींस यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, एज इट इज ही रहेगा। तो वीपीटी के अकॉर्डिंग इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, जो कि मैंने तुम्हें कल बोला था 1 आएगा। ठीक है, पहले तो उसको क्रॉस कर देना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि मेरे माइंड में क्या था, CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, तो मैंने पेयरिंग करवा दी थी बिना उसकी हाइब्रिडाइजेशन देखे कि DsP3D, तो बच्चे कोई हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होती है। ठीक है, तो वीबीटी के अकॉर्डिंग इसके अनपेयर्ड आएंगे 3। और सेम इसमें भी क्या आएंगे बच्चे, वीबीटी के अकॉर्डिंग ये भी कोबाल्ट 2+ है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने चाहिए इसके। यही हमने सीखा था वीबीटी में, बोलो जल्दी, पहले तो ये बताओ। यही सीखा था ना, क्योंकि मैंने ये कहा था बच्चे पेयरिंग तब करवाते हैं जब हमें 2 d ऑर्बिटल वैकेंट मिल जाए। माना कि अमोनिया और साइनाइड स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसमें नहीं होगा, तभी मैंने एक्सेप्शन के नाम से भी दिखाया था। और जब मैं आपको CFT पढ़ा रही थी, तो उससे पहले मैंने वीबीटी की लिमिटेशंस बताई थी, जिसमें एक लिमिटेशन वीबीटी की ये भी होती है बच्चे कि मैग्नेटिक बिहेवियर को ना सही से नहीं बता पाया था कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में होने चाहिए। क्योंकि इसमें अगर कोई बच्चा ये देखेगा, वो तो सीधा ये बोलेगा कि मैम साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो मैं पेयरिंग करवाऊंगा, आप ये देखोगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा था। तो ये वन ऑफ द लिमिटेशन है वीबीटी की, कि भैया मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में भी इसने कुछ अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। तो अच्छी सबसे एग्जैक्ट अगर मैं बोलूं एक्सप्लेनेशन किसने दी थी बच्चे, तो वो दी थी आपकी CFT ने। किसने दी थी बेटा? CFT ने। तो अगर मैं CFT के अकॉर्डिंग निकालू, तो यहाँ पे क्या होगा, कोबाल्ट 2+ होगा। कोबाल्ट 2+ क्या होता है, D7। तो बनाओ T2G और EG। थोड़ा सा मैं D ऑर्बिटल थोड़े से स्पेस कम रखती हूँ ना, तो दिक्कत हो जाती है। बनाओ T2G और EG बना दो। बना दिया। अब यहाँ पे बच्चे 7 इलेक्ट्रॉन फिल करो, और ये ध्यान में रखना CN कैसा लिगेंड है बेटू, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो कैसे होगी, 1 2 3 4 5 6 7 पेयरिंग हो जाएगी। यही मैंने बताया था आपको, याद आ रहा है सबको। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं CFT के अकॉर्डिंग इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही अगर मैं इस वाले केस में निकालूंगी बच्चे, उसमें भी सेम 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अब यहाँ पे हो चुका है लोचा, कि मैम हमें कैसे पता चलेगा पेपर में कि वीबीटी के अकॉर्डिंग हमें मैग्नेटिक मूवमेंट या अनपेयर्ड बताना है, या हमें CFT के अकॉर्डिंग बताना है। लोचा हो गया ये। देखो इसके ना 2 चीजें हैं, या तो एग्जामिनर आपको मेंशन करके दे कि भैया गुड इवनिंग कशिश, या तो एग्जामिनर आपको मेंशन करके दे कि भैया वीबीटी के अकॉर्डिंग बताना, तो हम ऐसे बताएंगे। तो हम अपनी नहीं चला सकते हैं ना। या वो ये देख के बताया कि भैया CFT के अकॉर्डिंग बताओ, तो फिर हम ऐसे बताएंगे। मान लो उसने कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा, सिंपल दे रखा है भैया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या इसका स्पिन ऑन मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल दो, तो आप क्या करेंगे, तो आप वो वाला बच्चे थ्योरी लेंगे जो जिसकी एक्सप्लेनेशन जो है सटीक है। सटीक इन द सेंस जिसकी एक्सप्लेनेशन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, जिसकी एक्सप्लेनेशन सही है। और वो कौन है हमारा बच्चे? CFT है। क्योंकि भैया वीबीटी के बहुत लिमिटेशन थे, और वन ऑफ द लिमिटेशन वीबीटी की ये भी थी कि ये मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में सही से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया है। CFT ने बिल्कुल एग्जैक्ट दिया है। तो अगर आप अप्रोप्रिएट देखोगे सबसे बढ़िया थ्योरी कौन सी थी, वो CFT थी। तो अगर आपको एग्जाम में मेंशन नहीं कर रहा हुआ है कि वीबीटी के अकॉर्डिंग बताना है CFT के, तो आप वीबीटी के अकॉर्डिंग ही जाओगे, और आपका आंसर दोनों के केस में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। और दोनों के केस में मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा बच्चे, 1.73 के आसपास होगा, या 1.8 होगा। समझ गए इस चीज को? तो इस चीज को प्लीज करेक्ट करना। अगर आप चाहते हो कि मुझे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आपको जो असाइनमेंट मैंने दिया था उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे।
ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, लेकिन अगर एग्जामिनर ने लिख दिया कि बच्चे वीबीटी के अकॉर्डिंग ही बनाओ, वीबीटी के अकॉर्डिंग ही करो, तो फिर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें वीबीटी के अकॉर्डिंग ही बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं बताया फिर भैया हम सीएफटी को करेंगे प्रेफर, क्योंकि सीएफटी ने ज्यादा एग्जैक्ट तरीके से बताया था। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जब मैं इसको देख रही थी तो एक्चुअली मुझे इसके दो आंसर मिल रहे थे, एक तो 3 वाला और एक 1 वाला। फिर मैं भी कंफ्यूज हो गई कि इन्होंने मेंशन तो नहीं कर रखा कि भैया सीएफटी से निकालना है वीबीटी से, तो इन्होंने जो आंसर की में दिया था वो सीएफटी के अकॉर्डिंग आंसर दे रखा था। तो इट मींस हमें सीएफटी को क्या करना है, सीएफटी को प्रेफर करना है एज कंपेयर टू अपना तुम्हारा वीबीटी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद किसी को कोई डाउट है कल वाली क्लास में जो मैंने कलर वाला किया था तो बताओ, वरना हम स्टार्ट करते हैं। मेटल कार्बोनिल्स क्या चीज होती है, ये तुम्हारे लिए नया रहेगा टॉपिक, बिल्कुल नया, ऐसा तुमने शायद नहीं पढ़ा होगा कभी कहीं। देखो मेटल कार्बोनिल के ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना। जब तुम अपने मास्टर्स लेवल पे जाओगे ना तो मेटल कार्बोनिल पे पूरी बुक बनी हुई है, पूरी बुक बनी हुई है। शायद मैंने वो बुक का नाम तुम्हें बताया भी था, अजय कुमार नाम का बुक है, कोई देखने मत बैठ जाना उसको, ठीक है, नहीं पढ़ा होगा मुझे पता है। तो उसपे पूरी बुक बनी हुई है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पे। लेकिन हमें तो क्या करना है, तुम क्योंकि अभी 12th में हो, तुम्हें ज्यादा हाई लेवल का नहीं पढ़ना है, थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी चीजें इसमें देखनी है। और ये करके आज हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे और सैटरडे से हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर डी और एफ फ्लो। तो बच्चे बेसिकली ना मेटल कार्बोनिल क्या है, ठीक है, इसके अंदर क्या लिखो, मेटल कार्बोनिल आर द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, लिख लो, आज का मैं सारा लिखवा दूंगी, लिखो, आर द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स in which CO, which is your carbonyl, act as ligand। अब आप कहोगे मैम ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो देखो ऑर्गेनो मतलब कार्बन, क्योंकि ऑर्गेनिक में कार्बन की केमिस्ट्री आप पढ़ते हो, मेटेलिक मतलब मेटल। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चे, इन विच, लिखो, इन विच मेटल इज डायरेक्टली attached to कार्बन एटम। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बच्चे वो कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर आपका मेटल जो होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे आपका एग्जांपल है क्या बोलते हैं इसको, C2H5 3 टिन, SN क्या है बच्चे, मेटल है, टिन, तो इसको आप कैसे लिखोगे, ये देखो C2H5 C2H5 C2H5। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं बच्चे कि जो मेटल है वो डायरेक्टली किससे अटैच है बच्चे, कार्बन से अटैच है। तो ये किसकी कैटेगरी में आता है, मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये आपने देखा होगा अपने पी ब्लॉक वाले चैप्टर में Al2Me6, इसका स्ट्रक्चर मैं बना के दिखाती हूँ तुम्हें, ये ऐसा कुछ तुमने देखा होगा। एमनी क्या है बच्चे, मिथाइल ग्रुप है। तो आप देख पा रहे हो क्या, मेटल और कार्बन के बीच डायरेक्ट बॉन्ड है, तो ये भी किसका एग्जांपल है बच्चे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का ही एग्जांपल है। तो जिसमें बच्चे मेटल सारे मैं ये नहीं बोलूंगी, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं होते। लेकिन आपको इतना ज्यादा नहीं जाने की जरूरत है, सिंपल आप इतना याद रखोगे सफिशिएंट है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बच्चे वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मेटल और कार्बन के बीच डायरेक्ट बॉन्ड होता है। हाँ, ये डाइमर है, ब्रिज, ये वाले ब्रिजिंग वाले होते हैं मिथाइल, और ये वाले टर्मिनल वाले होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का ही एग्जांपल है। अभी मैं किसकी बात करी थी बच्चे, मेटल कार्बोनिल की। तो देखो अलग अलग मेटल कार्बोनिल है, कौन कौन से, देखो एक है ये वाला तो मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं आयुपेक नेमिंग करवाई थी। क्या नेम है इसका, कौन बताएगा, इसका नेमिंग करना एक बार, आयु नामकरण करना इसका बच्चा, कौन करेगा इसका आयुपेक नेमिंग करना एक बार, टेट्रा, हाँ शाबाश, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकल, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी बच्चे इसकी, 0 आएगी, क्योंकि कार्बोनिल क्या है बेटा, न्यूट्रल है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे मेटल है और मेटल के साथ ये कार्बन अटैच है, तो ये भी किसके
ये भी कैसा कंपाउंड है बच्चे? मेटेलिक। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो इसके ना मैं आपको कुछ कुछ जो मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊंगी अभी, ये मेटल कार्बोनिल, आपको सिर्फ वही वही कर रहे हैं और उसके स्ट्रक्चर अपने माइंड में फिट कर लेने हैं, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आया हुआ है। कैसे आया हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया था वीबीटी के अकॉर्डिंग। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी बच्चे? sp3 थी, यानी कि जो निकल वाला कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है? टेट्राहेड्रल है, और ये तो तुम्हें पता ही है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा नहीं आएगा, मतलब अगर तुम्हारा ऑर्गेनोमेटेलिक से पूछा जाए स्ट्रक्चर का तो इतना इजी नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये एग्जामिनर को पता है कि भैया वीबीटी में पढ़ के आए हैं। हाँ, कार्बन था, CH3 था ना, मिथाइल, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है, ये तो भैया सबको पता है टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आओ, और कौन सा होता है बच्चे? FeCO5। इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है बच्चे? इसका नाम क्या होगा? पेंटा कार्बोनिल आयरन। इसका कैसा होगा बच्चे? TBP स्ट्रक्चर होगा। TBP कैसा होता है? इस तरह से CO 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 CO। कैसा स्ट्रक्चर है बच्चे इसका? TBP है। ऊपर वाले का क्या था? टेट्राहेड्रल। एक और लिखो, एक नहीं वैसे तो काफी सारे हैं। CrCO6, इसका नाम क्या है बच्चे? हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम। सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेगी, बिकॉज CO इज योर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल लिगेंड बोलोगे तो ज्यादा बेटर लगेगा। यहाँ पे देखो क्या होगी इसकी ज्योमेट्री। हाँ बेटा, 0 नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा ना? लिखना, क्योंकि आयुपेक नेमिंग के जब हमने बच्चे रूल्स देखे थे तो हमने कहा था ऑक्सीडेशन स्टेट को पेरेंथेसिस में लिखेंगे, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, अब ये देखो इसकी ज्योमेट्री क्या है बच्चे? ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, इतना लिख लिया सबने। आगे चलूं क्या आगे? yes. अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, अभी तक तो सब सिंपल सा चल रहा था। अब देखो यहाँ पे एक ये वाला है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये वाला शायद अब आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो जो मैं लिख रही हूँ। ये इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है आपको ध्यान रखना है। देखो ऑर्गेनोमेटेलिक में ना जितना भी आज मैं कराऊंगी ना, थोड़ा रटने वाला पोर्शन ज्यादा है, तो इसीलिए प्लीज थोड़ा सा जो मैं बोल रही हूँ कि ये ध्यान रखना है, तो ये ध्यान ही रखना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर देखो बच्चे कैसे बनता है। ये कोबाल्ट है, ध्यान रखना, कोबाल्ट और कार्बोनिल में ना गड़बड़ मत कर देना। 8 कार्बोनिल है ना, तो 3 तो यहाँ लगाओगे आप। मैं एक बार कलर चेंज कर देती हूँ। 3 आप यहाँ लगाओगे इस कोबाल्ट के साथ, और 3 आप यहाँ लगाओगे। बचे कितने बच्चे? 2, और उन दोनों को क्या करोगे? ब्रिजिंग पोजीशन पे लगा दोगे इस तरह से। क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको सिर्फ ये लिख के दे देंगे पेपर में, और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे भैया इसमें बता दो नंबर ऑफ टर्मिनल CO कितने हैं, टर्मिनल CO कितने हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप ये 12th क्लास में रट रहे हो, मास्टर्स लेवल पे इसके पीछे कोई कंसेप्ट है, कोई कंसेप्ट नहीं है। ये हर एक स्टूडेंट को, जब मैं अपने उसमें थी मास्टर्स लेवल में, मैंने भी रटा था, तुम्हें भी रटना है। ठीक है, तो टर्मिनल CO कितने हैं बच्चे? 1 2 3 4 5 6। अगर और कैसे पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ ब्रिजिंग CO कितने हैं? CO मतलब कार्बोनिल, 2 कितने हैं? 2। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ ले कि कोबाल्ट के बीच में कितने बॉन्ड है, मेटल बॉन्ड कितने हैं, तो आप बोलोगे 1। इसके पीछे रीजन है कि ये कैसे आया, इसके पीछे एक फॉर्मूला होता है जिसको हमें अभी नहीं जानना है, इस लेवल पे कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। ऑलरेडी बहुत कुछ सीख लिया हमने। मेटल बॉन्ड एक रहता है, तो बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है स्ट्रक्चर को। थोड़ा सा दिमाग में अगर 1-2 बार रिवाइज करोगे और ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ वही स्ट्रक्चर करना है जो मैं आपको अभी क्लास में करा रही हूँ, इससे और बाहर मत जाना। ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चे? मेटल बॉन्ड 1 होगा, टर्मिनल CO 6 होंगे, ब्रिजिंग CO 2 होंगे। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर लिखो बच्चे, 5th क्या होगा? एक और है इसका, हाँ, Mn2CO10, Mn2CO10। अब इसका क्या स्ट्रक्चर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या करना है, इसमें ध्यान रखना, Mn2CO10 में ना कोई भी ब्रिजिंग यूनिट नहीं होती, सारे के सारे टर्मिनल पोजीशन पे ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, पांचों के पांचों टर्मिनल पोजीशन पे लगा देना। 1 2 3 4 5, ऐसे ही 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि MN बॉन्ड कितने हैं? 1 है। लिख लो अपने नोटबुक में जहां नोट्स बना रहे हो।
MN बॉन्ड कितने हैं बच्चे? एक है। नंबर ऑफ ब्रिजिंग कार्बोनिल कितने हैं? नंबर ऑफ ब्रिजिंग कार्बोनिल कितने हैं? 0 है। 0। अच्छा, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है आशुतोष, ये सब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया कि भैया इसमें ब्रिजिंग कार्बोनिल होंगे या इसमें नहीं होंगे, ठीक है। इसके पीछे कोई कंसेप्ट नहीं है, आप कोई बुक उठा के देख लेना, वहां पे आपको कहीं भी नहीं बताएंगे कि ब्रिजिंग इसमें क्यों नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें ब्रिजिंग नहीं है, 5 टर्मिनल टोटल जो है 10 टर्मिनल कार्बोनिल है। और कैसे क्वेश्चन आ सकता है बच्चे? इसकी ज्योमेट्री पूछ सकते हैं। किसकी? इसकी, कि जो इसमें Mn है इसकी ज्योमेट्री कैसे है, तो इसकी ज्योमेट्री ध्यान रखना। ये तो तुम्हारे ये सारे एनसीईआरटी में है तभी करवा रही हूँ मैं, नहीं तो वरना ना करवाती, क्योंकि तुम्हें पता है एग्जामिनर एनसीईआरटी, क्योंकि तुम्हारा एनसीईआरटी बेस्ड ही बनेगा पेपर, स्पेशली इनऑर्गेनिक का, तो वो कुछ भी उठा के दे सकता है, तो तुम लोग ना चैलेंज नहीं कर सकते ये कहाँ से दे दिया। एनसीईआरटी में तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो अगर वो पूछ ले भैया Mn की ज्योमेट्री क्या होगी, तो ध्यान रखना Mn की ज्योमेट्री कैसी है, इसमें टीबीपी मत लिख देना, स्क्वायर पिरामिडल लिखना, स्क्वायर पिरामिडल। तो कितनी यूनिट है बच्चे स्क्वायर पिरामिडल की? 2 यूनिट है, एक ये वाली और एक 2 Mn यूनिट है स्क्वायर पिरामिडल। अगर मान लो ऑप्शन में एक स्क्वायर पिरामिडल भी मिलता है और एक टीबीपी भी मिलता है, तो तुम स्क्वायर पिरामिडल पे टिक करके आओगे। लेकिन अगर पेपर में मान लो स्क्वायर पिरामिडल नहीं लिखा हुआ, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल लिखा हुआ, तो तुम उसको टिक करके आओगे, ठीक है। अगर दोनों होंगे तो प्रायोरिटी इसको दोगे। इतना क्लियर हो गया बच्चे? बोलो बोलो, आगे चलूं? मैम लास्ट लाइन रिपीट। बच्चे मैं ये बोल रही हूँ, आई एम सेइंग कि अगर मान लो एग्जाम में ये पूछा जाए कि Mn की ज्योमेट्री क्या है, मैग्नीज की ज्योमेट्री क्या है, तो इसकी स्क्वायर पिरामिडल है, क्योंकि एनसीईआरटी में स्क्वायर पिरामिडल है, तो हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते, इसको टीबीपी नहीं बोलेंगे हम। लेकिन अगर मान लो एग्जाम में ऑप्शन में तुम्हें टीबीपी और स्क्वायर पिरामिडल दोनों लिखे हुए हैं, तो तुम किस पे टिक करोगे? स्क्वायर पे करोगे, स्क्वायर पिरामिडल पे। अगर एग्जाम में तुम्हें सिर्फ टीबीपी ही दे रखा है, स्क्वायर पिरामिडल ऑप्शन में है ही नहीं, तो तुम फिर टीबीपी पे ही करके आओगे। ओके मैम। बच्चे इसकी ज्योमेट्री देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसकी ऑक्टाहेड्रल होगी, 6 बॉन्ड बना रहा है ना ये, सॉरी आई एम सो सॉरी, एक मिनट, सॉरी एक मिनट, इसकी भी यही होगी 1 2 3 4 5, इसकी भी सेम यही होगी, स्क्वायर पिरामिडल होगी कोबाल्ट की, ठीक है। ओके हाँ, 2 स्क्वायर पिरामिडल यूनिट होगी, क्योंकि पर उसकी पूछी है ना, एक कोबाल्ट की स्क्वायर पिरामिडल होगी, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट लिखो बच्चे, नेक्स्ट कौन सा था? ये मैंने बताया था 5 ना, 6 लिखो, बस लास्ट है ये वाला एग्जांपल, Fe2CO9, ठीक है। इसका कैसे स्ट्रक्चर होता है बच्चे? ध्यान रखना इसमें क्या होता है ना, Fe के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता, 3 टर्मिनल कार्बोनिल इस वाले आयरन को मिल जाते हैं और 3 टर्मिनल कार्बोनिल भैया इस पे अटैच होते हैं। बाकी कितने बचे बच्चे? 6। तो 6 कहाँ, सॉरी 3 बचे, वो 3 क्या होते हैं? ब्रिजिंग होते हैं, इस तरह से देखो ध्यान से, इस तरह से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछेंगे बच्चे कि मेटल मेटल बॉन्ड कितने होते हैं, तो आप लिखोगे 0 होते हैं। टर्मिनल कार्बोनिल कितने होते हैं बच्चे? इसमें 6 होते हैं। और आपसे पूछ लेंगे ब्रिजिंग कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 3 होते हैं। बस इतना याद रखना और ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इतना ही आपको पढ़ना है। मतलब जितना मैंने ये स्ट्रक्चर आपको 6 स्ट्रक्चर बताया ना, पहले 3 तो आपको पता ही है ऑलरेडी, बस ये 3 ध्यान में रखने हैं और इससे जो क्वेश्चन बनते हैं मैंने वो भी बता दिया, ठीक है जी। कर लोगे इतना, बस एक दो बार रिवाइज कर लेना, हो जाएगा। आगे चलें? यस। चलो अभी हमें क्या देखना है बच्चे, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ मेटल कार्बोनिल, एक बार देखे तो सही स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे टाइप की बॉन्डिंग होती है आपके मेटल कार्बोनिल में। तो बच्चे यहाँ पे ना, मैं यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, एमओ डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, एक सेकेंड रुको, देखो ध्यान से देखना, दिख रहा है सबको? यस मैम। देखो ध्यान से देखो Yes, बच्चे, ma'am. ये आपका ना CO का MOT है, जो आप अपने वहां पढ़ते हो केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये देखो ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो उसकी एनर्जी नीचे दिखाई गई है और कार्बन की ऊपर दिखाई गई है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो बच्चे, जो ये वाला है सिग्मा पाई सिग्मा, ये सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, और ये पाई स्टार सिग्मा स्टार ये एंटी बॉन्डिंग है। कैसे हैं बच्चे? ये एंटी बॉन्डिंग है। यानी कि अगर CO है आपका कार्बोनिल है, तो भैया उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे,
इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है बच्चे? जिसकी एनर्जी हाई होती है, पता है तुम्हें ये चीज? Yes, हाई ma'am. एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिसको आप होमो बोलते हो। होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट, कंफ्यूज मत होना, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, तो ये हाईएस्ट वाली है, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। और इसके पास बच्चे क्या है? खाली ऑर्बिटल भी है, देख पा रहे हो, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है। तो यानी कि सीओ का नेचर कैसा हो गया बच्चे? वो इलेक्ट्रॉन डोनर भी है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है। देगा वो कहां से बच्चे? सिग्मा ऑर्बिटल से देगा। अगर उसको लेना होगा तो कहां वो लेगा बच्चे? पाई स्टार में लेगा। पहले बताओ, इतना समझ में आया ये डायग्राम देख के? बताओ। सीओ जो है आपका कार्बोनिल भैया, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करेगा और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है। कौन? आपका कार्बोनिल ग्रुप। बोलो, देख के समझ में आ रहा है क्या? चलो, शाबाश शाबाश, ठीक है। तभी मैंने ये डायग्राम दिखा दिया अब आपको। अब यहाँ पे मैं एक चीज बना रही हूँ, ध्यान से देखना। ये आपके पास बच्चे मेटल है, ये मेटल की डी ऑर्बिटल है, ध्यान से देखना, जिसमें इलेक्ट्रॉन है। ये मैं डैश डैश से दिखा रही हूँ, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। और ये है तुम्हारे पास वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। और ये है तुम्हारे पास बच्चे सीओ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना, इस वाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, जो मैं दिखा रही थी ना, सिग्मा वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये देखो, ये वाले कहाँ गए? ये वाले, ठीक है, इसी को मैं दिखा रही हूँ। और ये क्या है बच्चे बाकी? ये जो मैंने खाली ऑर्बिटल बनाई है, ये क्या है बच्चे? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। पहले तो ये बताओ, जो ये मैंने शक्ल बनाई है इसकी, जो मैंने ये दिखाने की कोशिश की है, समझे क्या दिखाया है? बताओ, बोलो बेटा। मैम एक और बार बता दीजिए। देखो, ये वाली क्या है बच्चे? ये वो वाली ऑर्बिटल है जो मैंने अभी तुम्हें यहाँ दिखाई थी मनोज, ये वाली, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये देख पा रहे हो? अरे यस कहाँ मैम, पे? ये वाले। यस मैम, और वाइट जो पाई स्टार है, जो एंटी बॉन्डिंग के जो वैकेंट है, उसको मैंने इससे दिखा रखा है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे बना देती ना तो आपके ऊपर से जाता, आपको समझ में ना आता। आई थिंक अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा वो ऑर्बिटल देख के, एमओटी डायग्राम देखकर। ओके। अब देखो बच्चे, यहाँ पे होगा क्या? तुम्हें पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो हमारी फर्स्ट क्लास थी, वहां पे मैंने तुम्हें क्या डेफिनेशन बताई थी? वहां पे मैंने ये बोला था कि एक लिगेंड होगा और एक मेटल होगा। लिगेंड कैसे बिहेव करेगा? एज अ लुईस बेस बिहेव करेगा, और मेटल एज अ लुईस एसिड बिहेव करेगा। लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को देगा। तो भैया जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपने वो मेटल को देगा, ठीक है। तो ये कैसा बॉन्ड बनेगा? यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये हेडवेज ओवरलैपिंग है। यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो गए, इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है। लेकिन अभी ध्यान से सुनना मेरी बात। पहले तो सीओ ने, ध्यान देना, कोई भी ऑर्बिटल पहले इलेक्ट्रॉन देगी, पहले हमेशा वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, उसके बाद ही वो और बातें करेगी। तो पहले इसने बना लिया सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में बना बच्चे? कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो, और जो मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल थी, उनके बीच में क्या बना है बच्चे? हेडवेज ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना है। तुम्हें पता है मेटल की क्या टेंडेंसी होती है? उसका नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। उसको क्या करना होता है? अपने इलेक्ट्रॉन देने होते हैं और अपने ऊपर वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। ये चीज पता है ना? तो एक बात देखो बच्चे, जब मेटल के पास कहीं से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, अब उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हो रही है, एक तो उसके पास ऑलरेडी भी थी, और इसके खाली ऑर्बिटल में बेबी भैया ने क्या किया? कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो मेटल क्या करेगा? भैया मेरे पास बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई है, तू अपनी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस ले। तो अब ये क्या करेगा? जो मेटल की ये डी ऑर्बिटल में जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, वो क्या करेगा बच्चे? इसको, इसके एंटी बॉन्डिंग में इसको वापस दे देगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चे? पाई बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि ये साइडवेज ओवरलैपिंग की है। ऐसे ही यहाँ पे कैसी ओवरलैपिंग है? लिख सकते हो साइडवेज ओवरलैपिंग। तो पहले क्या किया बच्चे? पहले सिग्मा बॉन्ड बनाया, क्योंकि कार्बोनिल के पास वैकेंट ऑर्बिटल थी, तो उसने क्या किया? मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने एंटी बॉन्डिंग में, यानी कि पाई स्टार में विड्रॉ कर ली, ठीक है। और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चे? सिनर्जिक
सिनर्जिक इफेक्ट। आरती बच्चे देखो, पहले मेटल के पास ऑलरेडी डी ऑर्बिटल है, वैकेंट भी है, और वो वाले डी ऑर्बिटल भी हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी है। तो जब कार्बोनिल जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैकेंट डी ऑर्बिटल में देगा तो मेटल की वैसे टेंडेंसी, अगर आप इसका रीजन देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि मेटल की क्या टेंडेंसी होती है बच्चे, इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी होती है। मेटल अपने ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रख सकता, ठीक है। और इसने ये भी देख लिया भैया कार्बोनिल के पास पाई स्टार भी है, मतलब पाई स्टार ऑर्बिटल भी है, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उसके पास पहुंचा दी। और इस वाले इफेक्ट को क्या बोलते हैं बच्चे, सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं। पहले ये बताओ, जो ये मैंने ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाई है वो समझ में आ गया, क्या दिखाया है बोलो। तो यहां से आपको क्या पता चला बच्चे, यस मैम। CO act as sigma donor as well as पाई एक्सेप्टर। सही बोला है। और पाई एक्सेप्टर को आप पाई एसिड भी बोलते हो, क्योंकि एसिड की टेंडेंसी लेने की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे CO बच्चे सिग्मा डोनर की तरह भी बिहेव कर रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है सिग्मा ऑर्बिटल से, और अपने पाई स्टार में वो एक्सेप्ट भी कर रहा है, इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, पाई एक्सेप्टर बोल दिया। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, अब ध्यान से देखो। पहले क्या हुआ बच्चे, पहले क्या हुआ, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, सिग्मा बॉन्ड बन गया। फिर इसने क्या किया, जो मेटल ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पाई स्टार में डाल दी। तो क्या मैं बोल सकती हूँ क्या, जो मेटल कार्बन का बॉन्ड है, ध्यान से सुनना, मेटल कार्बन का बॉन्ड है वो स्ट्रोंग हुआ, और जो इसने वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोली ना, इसको क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उसके पाई स्टार में पहुंचा दी। तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि बैक बॉन्डिंग की वजह से जो मेटल और कार्बन का बॉन्ड है वो स्ट्रोंग हो गया, बोलो, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, बोलो। यस मैम। फिर से समझाऊं क्या बोल गई, क्योंकि आपके लिए नया है ना थोड़ा। यस मैम, रिपीट कर दो। देखो, सबसे पहले ना क्या बनाया भैया, इसने क्या किया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया, ठीक है। फिर उसके बाद इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भैया इसके पाई स्टार में बना दी। तो भैया देखो ना, सिग्मा बॉन्ड भी बन गया, पाई बॉन्ड भी बन गया, तो मेटल कार्बन का बॉन्ड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। तो आप लिखोगे मेटल कार्बन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं जो C++ है उसका क्या होगा, उसका बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा, कौन बताएगा, सोच के बताओ थोड़ा। स्ट्रॉन्ग। नहीं, वीक होगा। क्यों, अगर आपने बच्चे केमिकल बॉन्डिंग में एक कंसेप्ट देखा होगा, मतलब पढ़ा जरूर होगा। अगर मैं मान लो, ध्यान से सुनना इधर, अगर मैं मान लो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूं, तो आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे निकालते हो बच्चे, हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, ऐसे निकालते हो। एक बार मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताना। बॉन्डिंग वाले कितने हैं, 2, 2, 4, 5, 6, 8। एंटी बॉन्डिंग वाले कितने हैं बच्चे, 2 है, तो 6/2 3 आएगा। लेकिन अगर मान लो मैं इसमें पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन भेज देती हूँ, अगर ध्यान से सुनना, अगर मैं एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भेज देती हूँ, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर मुझे निकाल के बताओ कितना आएगा, गलत लिख दिया, बताओ कितना आएगा। मैम क्वेश्चन रिपीट करना। मैं ये बोल रही हूँ बच्चे, क्या होगा, देखो अभी तक इसमें था ना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो होगा क्या, अगर मैं मान लो इलेक्ट्रॉन इसके पाई स्टार में भेज देती हूँ, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कोई मुझे बता पाएगा क्या, 2.5 होगा श्योर, 8 - 5 3 यही होगा क्या, एक मिनट मैं देख लेती हूँ। 8 माइनस, एक मिनट, मैंने कुछ गलत लिख दिया गया यहाँ पे, एक सेकेंड रुको। हाफ ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 और 1 3 है।
यानी कि 5/2 कितना आ गया बच्चे 2.5। बस यही समझाना था मेरे को। यानी कि बच्चे जब जब आप पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन भेजोगे तब तब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, ध्यान से देख लो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा कम हो रहा है। तो एक बात बताओ, जब मैंने यहाँ पे मेटल के डी ऑर्बिटल पे जहां पे उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा थी मैंने उसके पाई स्टार में भेजी, तो बताओ पहले ट्रिपल बॉन्ड था सीओ का, तो अब वो क्या डबल बॉन्ड में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा क्या, बताओ उसका बॉन्ड वीक नहीं हो जाएगा क्या? क्योंकि तुम्हें पता है अगर बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड वीक हो जाएगा और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। ये चीजें पढ़ी है ना तुमने केमिकल बॉन्डिंग में, बोलो। Yes, ma'am. तो मैं लिख सकती हूँ क्या, लिखो, मैं आपको सारी चीजें लिखवा दूंगी, तुम टेंशन ना लो। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग सीओ बॉन्ड वीक हो जाएगा, ध्यान से सुनो, सीओ बॉन्ड वीक हो जाएगा लेकिन मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं फिर एक बार रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले क्या किया, सिग्मा बॉन्ड बनाया, फिर मेटल ने अपने डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में दे दी। तो मेटल और कार्बोनिल का बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन सीओ के क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गए हैं तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर जो होता है कम हो जाता है, और बॉन्ड ऑर्डर अगर कम हो जाता है इट मींस आपका बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो क्या मैं इसको ऐसे दिखा सकती हूँ, देखो ये सिग्मा बॉन्ड बनाया पहले, उसके बाद ये पाई बॉन्ड बनाया जिसको आप ऐसे दिखा सकते हो, और जो ट्रिपल बॉन्ड था सीओ का वो किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। तो बताओ मैं ऐसे लिख सकती हूँ, हाँ या ना, बोलो बोलो बच्चे, अब तो समझ में आ रहा होगा ना। तो यानी कि आप पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो बच्चे, मेटल कार्बन का बॉन्ड एक तो स्ट्रॉन्ग हो गया, और अगर मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया बच्चे, इससे और क्या पता चला, और क्या पता चला, बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ गया और बॉन्ड लेंथ इसकी क्या हो गई, कम हो गई। बॉन्ड लेंथ क्या हो गई इसकी, कम हो गई, क्योंकि तुम्हें पता है बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है। और सीओ का क्या हुआ बच्चे, सीओ का क्या हुआ, कार्बोनिल का बॉन्ड वीक हो गया, बॉन्ड वीक हो गया, बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो गया, कम हो गया, और बॉन्ड लेंथ क्या हो गई बच्चे इसकी, इंक्रीज हो गई। बस यही था तुम्हारा सिनर्जिक इफेक्ट, और कुछ भी नहीं करना। बस ये ध्यान रखना, जब भी कोई ऐसा लिगेंड होगा जो सिग्मा डोनर भी है और पाई एक्सेप्टर भी है, तो उस केस में मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। लेकिन भैया सीओ का बॉन्ड वीक हो जाएगा। क्यों वीक हुआ, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ एक्सेप्ट किया, पाई स्टार में किया, which is anti bonding orbital, and we know very well according to molecular orbital theory, whenever we add an electron in anti bonding orbital bond order decrease by 0.5, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर कम होता है तो बॉन्ड वीक, और बॉन्ड वीक तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, ठीक है जी, समझ गए। कोई इसमें ऐसा तो पल्ले नहीं पड़ा तो मुझे बता सकते हो। नो मैम, सिंपल था, सिंपल तो नहीं था, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, क्वेश्चन कर दोगे अगर इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो ये चीज ध्यान रखना, और इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं बच्चे, सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं। एनसीईआरटी में ना आपका सिर्फ इतना डायग्राम बना के दे रखा है, बाकी ये नहीं लिख के दे रखा। पाई एसिड भी बोल सकते हो आशुतोष, आप पाई एक्सेप्टर भी बोल सकते हो, है ना। जैसे हम लुईस एसिड क्या बोलते हैं बेटा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो पाई एसिड भी वही होते हैं, एक्सेप्ट करना इन पाई ऑर्बिटल, इन पाई स्टार ऑर्बिटल, या आप बोल सकते हो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। ओके, तो इस वाले इफेक्ट को आप सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब चाहे आपका, अच्छा सीओ भी यही सेम काम करेगा बच्चे, अगर आपको कहीं CN नेगेटिव मिल जाए वो भी यही काम करेगा, और NO प्लस भी यही काम करेगा, क्योंकि ये तीनों लिगेंड कैसे हैं, ये तीनों लिगेंड सिग्मा डोनर की तरह भी बिहेव करते हैं, और पाई स्टार इनके पास, क्योंकि पाई स्टार वैकेंट होती है तो वहां पे वो एज अ पाई एक्सेप्टर भी बिहेव करते हैं। तो चाहे CO हो, चाहे साइनाइड हो, चाहे नाइट्रोसोनियम आयन हो, बिहेव करेंगे एज अ तुम्हारा सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर, ठीक है जी। आगे चलूं, यस मैम। अच्छा अभी बच्चे आपको क्या ध्यान रखना है, हाँ एक और चीज रह गई है,
छोटी सी चीज है वो, ध्यान से सुनना, फिर उसके बाद ना थोड़ा सही रह जाएगा। देखो एक टॉपिक है तुम्हारा बिल्कुल छोटा सा, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि एनसीईआरटी में है इसलिए करवाना बनता है। देखो अगर मान लो, देखते जाओ, अगर मान लो मैं मेटल ले लूं और मेटल में मैं क्या करूं, लिगेंड अटैच करूं, तो क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऐसे ही होता है ना कि मेटल होता है, लिगेंड होता है, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है। अगर मान लो मैं Ml में लिगेंड अटैच करवा दूं तो क्या होगा, Ml2 बन जाएगा। Ml2 में भैया एक और लिगेंड डाल दूं तो क्या हो जाएगा, Ml3 बन जाएगा। वैसे तो ऐसा चलता जाएगा, N तक चलता जाएगा, मैं 4 के लिए आपको समझा रही हूँ। तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, Ml4 बन जाएगा। M क्या है, मेटल है, L क्या है, लिगेंड है, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके लिए मुझे क्या करो, इसके लिए मुझे ना फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू लिख के निकाल दो। जैसे तुम इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में क्या करते थे बच्चे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते थे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, याद है? तो इसको बिल्कुल ऐसे लिखो, इसको भी बिल्कुल ऐसे लिखो, इसको नाम दे दो। हाँ उमा बोलो बेटा। आपने Ml4 प्लस L लिख दिया, यहाँ पे Ml3 प्लस L होगा ना। ओ सॉरी, ठीक है, अब ठीक है। तो K2 क्या होगा, इसको मान लो ये K1 है, इसका रेट कांस्टेंट, इसका K2 है, इसका K3 है, K4, ठीक है। K2 क्या हो जाएगा बच्चे, Ml2 डिवाइड बाय Ml इंटू L। K3 क्या हो जाएगा, Ml3 अपॉन Ml2 इंटू L। और K4 क्या हो जाएगा बच्चे, Ml4 डिवाइड बाय Ml3 इंटू L। तो बच्चे ये आपने क्या लिखे हैं, इनको बोलते हैं हम स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जो ये K1 K2 K3 है ना, इनको हम बोलते हैं बच्चे स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। क्यों स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोला बच्चे इसमें, क्योंकि अगर बच्चे मेटल लिगेंड का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जितना ज्यादा मेटल लिगेंड का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज्यादा K1 की वैल्यू होगी। तो इसलिए इसको बोला है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, क्योंकि हम स्टेप वाइज देख रहे हैं, पहले K1 देखा, फिर K2 लिखा, K3 लिखा, K4 लिखा, इसको बोलते हैं हम स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब आप क्या करेंगे बच्चे, इन सबको ऐड कर दो, ऐड ऑल अबाउट, एड ऑल अबाउट। तो जब आप इनको ऐड करोगे ना तो आपके पास फाइनल क्या आएगा, M+4L Ml4। चाहे आप इसको करके देख लेना, ऐड करके देख लेना, आपको यही मिलेगा, ठीक है। क्या करोगे, सारे लिगेंड ऐड कर दोगे, 4L हो जाएगा, Ml से Ml कैंसिल, Ml2 से Ml2 कैंसिल, Ml3 से Ml3 कैंसिल, ठीक है। तो आपको फाइनल ये मिलेगा। अच्छा इसको क्या बोलते हैं बच्चे, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, जो मैंने ये निकाला M+4L Ml4, इसको बोलते हैं बच्चे ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, क्योंकि आपने क्या किया, सबको ऐड करके एक निकाल दिया, जिसको बोलते हैं बच्चे ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जिसको आप बीटा से डोनेट करते हो। ध्यान से सुन लो, बीटा से डोनेट करते हो, क्योंकि Ml4 के लिए तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब आप बोलोगे मैम ये क्या करा रहे हो, इसका यूज क्या है, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, ये बताओ हमें। तो बच्चे जो बीटा 4 है ना, वो किसके इक्वल है, K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। जब आप K1 K2 K4 K3 को मल्टीप्लाई करोगे ना तो बच्चे ये किसके इक्वल आएगा, बीटा 4 इक्वल आएगा। तो ये रिलेशनशिप है जो आपको मेन ध्यान रखना है, बाकी सारा भूल जाना, लेकिन ये रिलेशनशिप मत भूलना कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट और स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है। तभी मैंने आपको डेरिवेशन करके दिखाई, बीटा 4 इज इक्वल टू K1 K2 K3 K4। अगर K5 होता तो यहाँ बीटा 5 हो जाता। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको क्या देंगे, K1 की वैल्यू दे देंगे, K2 की वैल्यू दे देंगे, रिएक्शन लिख के, हो सकता है K3, बस 3 की वैल्यू दे देंगे। सपोज इसका फर्स्ट वाले का है 10 की पावर 5 स्टेबिलिटी कांस्टेंट, सेकंड वाले का है 10 की पावर 4, 3 वाले का है 10 की पावर 3, और आपसे पूछेंगे कि भैया ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाल दो। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, आपको K1 K2 K3 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आंसर आएगा, 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 5। और अगर आपको पता है अगर पावर मल्टीप्लाई में होती है तो आपको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो क्या हो जाएगा,
549 प्लस 3 12, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला रिलेशनशिप आपको याद करना है। बीटा क्या है बच्चे, फिर से लिख रही हूँ, लिखा हुआ ऊपर ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, और ये K1 K2 K3 4 क्या है, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे बच्चे डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल दो, तो कैसे करोगे? तो कुछ भी नहीं करना आपको, 1/β4 कर दो। देखो ना, ये क्या था, फॉर्मेशन कांस्टेंट था, डिसोसिएशन क्या होगा, मतलब Ml4 का डिसोसिएशन मतलब उल्टा ना, तो बस इसको उल्टा कर दो, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1/β4 होगा। तो अगर आपको, आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, बिल्कुल लास्ट में मिलेगा आपको, जहाँ ये टॉपिक है, उसमें दे रखा है एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है, आई थिंक कॉपर का कॉम्प्लेक्स है, उसमें बोल रखा है बीटा जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू इतनी है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल दो। तो आपको कुछ नहीं करना था, बस आपको उसका रेसिप्रोकल करना था। समझ में आ गया बच्चे ये सारा? बोलो। यस मैम। माना कि आज का थोड़ा सा नया सा टॉपिक है, लेकिन बस इसमें आप ये ध्यान रखना, बाकी सारा भूल जाओगे तो चले। ठीक है, ओके। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए बेटा कि आपको दे रखा हो, ये तो K1 की वैल्यू, अगर मान लो पेपर में ऐसा लिखा आ जाए कि log K1 और log K2 log K3 की वैल्यू दे रखी है, तो आप कैसे करोगे बच्चे? तो आप क्या करोगे, दोनों साइड log ले लोगे। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दोनों साइड log ले लोगे, तो log β3 क्या हो जाएगा, log K1 प्लस log K2 प्लस log K3, उसकी वैल्यू निकाल देना, और फिर β3 का एंटी लॉग ले लेना, वो आपको मेंशन होगी पेपर में, नहीं तो जैसे भी उसने बोल रखा होगा एग्जामिनर में वैसे निकालना। वैसे इतना ज्यादा नहीं पूछते हैं, इतना ही बहुत है। इस पे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, बस इस रिलेशनशिप पे ही क्वेश्चन आया हुआ है बस। ठीक है जी, इतना हो गया। ओके, आगे चले, बोलो। Yes, ma'am. अब लिखो हाँ मैम। some important applications of coordination compound. Some important application of coordination compound. ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो जो तुम्हारा एनसीईआरटी का लास्ट पेज है, मैं तुम्हें उसका पेज नंबर बता देती हूँ, मुझे 1 मिनट दो। उस वाले पॉइंट्स को रट डालना है तुमने, रट डालना है। मैं तुम्हें पेज नंबर बताती हूँ, 1 मिनट। कुछ तो मैं आपको मेन पॉइंट यहाँ पे लिखवा रही हूँ, लेकिन जब आप उसको रिवाइज करोगे बच्चे, तो आपको सारे पॉइंट जो है माइंड में ध्यान रखने हैं, क्योंकि किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है। 1 मिनट में बता रही हूँ। पेज नंबर है बच्चे 256 और 257, जिसमें आपका ये हेडिंग लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, वो आपको ये जितने भी पॉइंट है, 7-8 पॉइंट है, सारे के सारे टिप्स पे होने चाहिए। बस ऊपर बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लेना, ताकि वो माइंड में याद रह जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे लिखवा रही हूँ, लिखो। फर्स्ट पॉइंट है बच्चे ये कि क्लोरोफिल, विटामिन B12 और आपका है हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। ये सारे के सारे बच्चे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अगर कोई इसका स्ट्रक्चर जानने में इंटरेस्टेड है तो गूगल पे सर्च कर लेना, आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर दिख जाएगा इसका, क्लोरोफिल का, विटामिन B12 का और हीमोग्लोबिन का। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। अब आप कहोगे मैम क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ये आता है कि क्लोरोफिल में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है भैया बताओ? मैग्नीशियम होता है, और ध्यान रखना 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। विटामिन B12 में कौन होता है बच्चे? कोबाल्ट होता है। भर भर के क्वेश्चन आते हैं, कोबाल्ट 3+ में होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछेंगे भैया, विटामिन B12 में कौन सा मेटल होता है? कोबाल्ट। क्लोरोफिल में कौन सा होता है? मैग्नीशियम। जो मैंने आपकी फर्स्ट क्लास ली थी कोऑर्डिनेशन की, तो मैंने आपको क्या कहा था, वैसे तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शन है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो ये रहे वो वाले, देखो मैग्नीशियम जो है वो मेटल होगा क्लोरोफिल में। ठीक है, हाँ मुझे पता है बायो में है ये चीजें। सेकंड लिखो बच्चे, एंटी कैंसर एजेंट का नाम बता दो भैया। एंटी कैंसर एजेंट का, तो वो कौन है भैया? हमारे पास सिस्प्लेटिन है। कौन है? सिस्प्लेटिन है। ध्यान रखना, सिस वाला है, ट्रांस मत करके आ जाना, काटा लग जाएगा। क्या स्ट्रक्चर होता है बच्चे इसका? ये होता है, प्लेटिनम के साथ 2 अमीन लगे होते हैं ग्रुप,
और 2 Cl लगे होते हैं सिस वाली पोजीशन पे। ये होता है सिस प्लेटिनम और ये ही बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, जो कि एंटी कैंसर एजेंट की तरह काम आता है। ट्रांस प्लेटिन जो होता है वो बायोलॉजिकली इनएक्टिव होता है, वो एंटी कैंसर एजेंट नहीं। आगे चलूं? बोलो बोलो, सो तो नहीं गए? नो मैम। चलो तुम सोए ना, फटाफट से चैट बॉक्स में जल्दी मुझे थम्स अप दे दो जल्दी से। शाबाश, दो दो दो। और इस पे मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट लिख लो, ये पेपर में आएगा इस बार, मेरा दिल कह रहा है आएगा। ओके चलो, तो बच्चे इसका नाम क्या है लिखो, इसका नाम है भैया विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट, कैटलिस्ट है भैया ये, ठीक है। रोडियम का कॉम्प्लेक्स होता है ये। किसके लिए यूज होता है ये भी लिखो, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन कैसे होता है ये भी देख लो। अगर मान लो यहाँ पे मैं एल्कीन ले लेती हूँ, ठीक है, और उसमें मैं डाल देती हूँ ये विल्किंसन कैटलिस्ट, तो क्या होगा भैया, ये एल्केन में चेंज हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इसका काम क्या होता है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि भैया जो विल्किंसन कैटलिस्ट है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, रोडियम की क्या होती है, प्लस इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता दो और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बता दो। बस इससे यही क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं आता। आप कहोगे मैम सारा ही तो बता दिया, रह क्या, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चे इसकी रोडियम की, देखो रोडियम एक्स मानो, ट्राइफिनाइल फोस्फिन क्या है बच्चे, हाँ, और इसका आयुपेक नेमिंग भी पूछा जाता है। हाँ एक और क्वेश्चन, तो इसके 4 क्वेश्चन है जो बनते हैं। पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, रोडियम एक्स मानोगे, ट्राइफिनाइल फोस्फेन न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 होगा चार्ज, और क्लोरीन पे होता है -1 का, तो यानी कि x इज इक्वल टू +1। तो रोडियम किस में होगा बच्चे, +1 में होगा, ठीक है। आयुपेक नेमिंग क्या होगी बच्चे इसकी, कौन बताएगा मुझे, मैं दूसरा पेज ले लेती हूँ। आयुपेक नेमिंग बता दो एक बार मेरे को। ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। हाँ बोलो बोलो। ट्राइफिनाइल क्लोरोरोडियम 3। गलत गलत बच्चे, क्या होगा, क्लोराइडो ट्राइफिनाइल ट्रिस। मैंने कहा था अगर ऑलरेडी जो है आपका मोनोडाई ट्राई उसमें ऑलरेडी इंक्लूड है प्रीफिक्स में, तो आप क्या लगाओगे, बिस ट्रिस टेट्राकिस लगाओगे, तो इसमें ऑलरेडी ट्राइफिनाइल है, तो इसमें टोटल कितने हैं, 3 है, तो आप बाहर लिखोगे ट्रिस, ब्रैकेट में लिखोगे बच्चे ट्राइफिनाइल फोस्फिन रोडियम, वैसे तो 7 लिखना, तो मेरे पास जगह नहीं है, रोडियम 1। क्यों बच्चे, बाद में क्यों आएगा, सी पहले आता है अल्फाबेट में या पी पहले आता है बेटू, हाँ जी सी पहले ठीक है, समझ गए। चलो पहले बताओ इतना समझ में आ गया क्या, सो तो नहीं गए? नो मैम। No, ma'am. नो मैम। चलो ठीक है, नहीं सोए तो नेक्स्ट हमारा क्या था बच्चे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे बेटा, हाइब्रिडाइजेशन रोडियम किस में है, +1 में है, तो ये किसके नीचे आता है बच्चे, रोडियम कोबाल्ट के नीचे, तो एक काम करो कोबाल्ट का निकाल दो, सेम रोडियम का भी वैसे होगा, ठीक है। कोबाल्ट में क्या होता है, कोबाल्ट की अगर मैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूं तो क्या होगा बच्चे, 4s1 3d7, तो रोडियम की क्या होगी बच्चे, 5s1 4d7, ठीक है। अगर आपको कल वाली क्लास में कोई बात नहीं खुश थी बच्चे, आप उससे देख लेना क्या नाम है रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने कल आपको एक नोट करके लिखवाया था, फिर से याद दिलवा देती हूँ कि जो 4D और 5D सीरीज वाले होते हैं वो कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं बच्चे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं डिपेंड नहीं करता कि उसके साथ लिगेंड कौन सा लगा हुआ है, तो अगर मैं इसका बनाऊं तो कैसे होगा बच्चे, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 ये s ऑर्बिटल हो जाएगी, ये 5p हो जाएगी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरो बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक है 5s में, मैंने कहा था लो स्पिन बनाएगा, यानी कि क्या करेगा बच्चे, पेयरिंग करेगा, और अगर पेयरिंग करेगा तो ये s वाला मैं किस में कर दूंगी बच्चे, ध्यान से देखो,
इसमें डाल दूंगी और ये वाला किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बच्चे, 4 है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। समझ रहे हो क्या, बोलो, ऊपर से तो नहीं जा रहा, कोऑर्डिनेशन 4 है, 3 ये 1 ये, तो यानी कि आपको 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो एक डी मिल गई, एक एस मिल गई और 2 पी मिल गई। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है बच्चे DsP2 और इसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर, और ये डायामैग्नेटिक होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट इसका क्या होता है बेटा, 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें जितनी मैंने बताई हैं। इसका IUPAC नेमिंग, इसकी हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान रखना 4D 5D सीरीज वाले लो स्पिन बनाते हैं, और जो हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट होता है उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है, और उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, DsP2। और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, 0 होता है ड्यू टू 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ, बोलो आगे चलूं। यस मैम। ये तुम्हारा सारा एडवांस लेवल का, ये तुम्हारा जेई मेन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और सॉरी जेई मेन कह रही हूँ, जो बच्चे मैथ्स के हैं वो जेई मेन के लिए भी और जेई एडवांस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बायो वाले हैं उनके लिए तो ये मोर देन सफिशिएंट है। वैसे बहुत कम चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन आए, लेकिन हाँ जेई में आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अगर कोई आपसे पूछ ले बच्चे लेड पॉइजनिंग के लिए, लेड पॉइजनिंग के लिए अगर मान लो लेड पॉइजनिंग हो जाए तो क्या करेंगे उसके लिए, तो उसके लिए भैया EDTA की रिक्वायरमेंट होती है, EDTA के लिए, और ये कॉम्प्लेक्स बनाता है कैल्शियम के साथ जो कि वाटर सोल्यूबल होता है। तो जो लेड की वजह से पॉइजनिंग हुई है वो खत्म हो जाती है, तो ये ध्यान रखना। EDTA क्या है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट आयन। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में कि इसमें कितने डोनर एटम होते हैं बच्चे, 6 होते हैं। हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है ये। कैसा लिगेंड होता है बेटू, हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, जिसमें कौन कितने डोनर एटम होते हैं, 6। 2 नाइट्रोजन होते हैं, एक काम करती हूँ ऐसे लिख देती हूँ, 2 नाइट्रोजन होते हैं और 4 ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक आपने ये आई थिंक बायो में सुना होगा, कार्बोनिक एनहाइड्राइज, सुना है क्या, कार्बोनिक एनहाइड्रेज सुना है क्या किसी ने ये एंजाइम का नाम, और एक कार्बोक्सी सुना हुआ है ना, चलो अच्छी बात है। जिसने नहीं सुना रट्टा मार लो। हाँ मैम सुना। जिसने नहीं सुना पहले बोलो रट्टा मार लो, ये आपके एंजाइम होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछते हैं इसमें कि इनमें इनमें कौन सा मेटल होता है, तो ध्यान रखना इसमें जिंक होता है, बस और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस खत्म। एक बस ये देख लेना निकल DMG का स्ट्रक्चर देख लेना तुम लोग, और उसका ये देख लेना कलर क्या होता है। तो उसका कलर बेसिकली बच्चे रेड PPT, रेड प्रेसिपिटेट होते हैं, बिल्कुल डार्क वाले, बस और कुछ नहीं करना। लेड पॉइजनिंग में क्या होता है, EDTA का कॉम्प्लेक्स होता है, कार्बोनिन ये जो एंजाइम है कार्बोक्सी पेप्टिडेज और कार्बोनिक एनहाइड्राइज में, इसमें कौन सा आपका वो होता है मेटल, जिंक होता है। ठीक है, उसके अलावा विल्किंसन कैटलिस्ट का काम पता होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन लो स्पिन बनाता है या हाई स्पिन, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, IUPAC नेमिंग क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब पता होना चाहिए। 6th पॉइंट बच्चे आशुतोष आप क्या करोगे ना, निकल DMG का, निकल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा होता है, और उसके रेड PPT होता है। उनका कलर अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप बोलना रेड PPT होता है, रेड कलर के बिल्कुल डार्क कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। ठीक है, बस ये वाला ध्यान रखना। और क्लोरोफिल, विटामिन B12 और हीमोग्लोबिन में कौन कौन से मेटल होते हैं, एंटी कैंसर रिएजेंट बोल रही हूँ, एंटी कैंसर एजेंट में कौन यूज होता है बच्चे, सिस प्लेटिनम होता है, सॉरी सिस प्लेटिन यूज होता है, ट्रांस वाला बायोलॉजिकली इनएक्टिव होता है। 4th वाला पॉइंट बच्चे, लेड पॉइजनिंग में जब लेड की जो लेड पॉइजनिंग होता है उसको कैसे दूर किया जाता है, जो EDTA है ना वो कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि क्या होता है यूरिन के थ्रू जो होता है निकल जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो लेड पॉइजनिंग होती है ना वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसमें EDTA यूज होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। एक सेकेंड, लेड पॉइजनिंग में लेड के साथ, आई एम सो सॉरी मैंने गलती से कैल्शियम बोल रही हूँ बार बार। लेड पॉइजनिंग में क्या होता है, लेड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना बच्चे, ये थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया था, सॉरी। ठीक है, लेड के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है जो कि वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, जो कि यूरिन के थ्रू निकल जाता है, जिससे जो लेड पॉइजनिंग हुई है वो फिर खत्म हो जाती है।
ठीक है, बस ये ध्यान रखना है लेड पॉइजनिंग में कौन सा लिगेंड यूज होता है, EDTA यूज होता है, विच इज योर इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। और बाकी जो पॉइंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी तुम एक काम करना, जो एनसीईआरटी के पीछे जो, हाँ पता है छोटी छोटी गलती हो जाती है, मेरे से तो बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी के पीछे अभी मैंने तुम्हें पेज नंबर बोला ना, अब जैसे रिवाइज करोगे ना एक बार उन पॉइंट्स को देख लेना फटाफट, अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिले ना उसको अंडरलाइन कर लेना, तो बस वो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, बाकी क्वेश्चन इसी से ही आएगा। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन करवाऊं तुम्हें, चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं मेटल कार्बोनिल से, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो। 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, नोटबुक निकाल लो अपने सारे मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ। वैसे तो पता नहीं कितने ही क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, चलो क्या हो गया बेटा, कोई बात नहीं साम्या, चलो क्वेश्चन लिखो बच्चे, क्वेश्चन लिखो। ओके, जो बच्चे मैंने दिए ना, हाँ मेटल कार्बोनिल के क्वेश्चंस नहीं दूंगी मैं आपको, क्योंकि आए नहीं हुए, ना के बराबर आए हुए हैं, लेकिन जो आए हुए हैं मैं अभी करवा देती हूँ तुम्हें। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये है, CH3 MgBr, एक सेकेंड, CH3 लिखो, CH3 MgBr, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सुना है इसका नाम? is an organometallic compound, organometallic compound, ये उन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, वो पूछ रहे हैं ड्यू टू, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है किसकी वजह से, तो एक ऑप्शन है MgBr बॉन्ड की वजह से ये ऑर्गेनोमेटेलिक है, बी ऑप्शन है CMG बॉन्ड की वजह, एक सेकेंड ये क्या होगा, ये क्या बेटा, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है इसमें, CH3Mg बॉन्ड की वजह से होगा। एक मिनट बच्चे, एक मिनट रुक जाओ, ये ना मेरा, एक सेकेंड, इथाइल ग्रुप कहाँ पे है बच्चे, मिथाइल मैम, मिथाइल है ना, हाँ हाँ, तो मैंने क्या बोला बच्चे, CMG बॉन्ड की वजह से है ये, और थर्ड पॉइंट लिखो, और थर्ड ऑप्शन लिखो CBr बॉन्ड की वजह से, और डी लिखो CH बॉन्ड की वजह से। तो बताओ, जो आपका CH3MgBr ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो किसकी वजह से, MgBr बॉन्ड की वजह से, CMG की वजह से, CMG C और Mg बॉन्ड की। वेरी गुड, क्योंकि सिंपल था। और देखो ये कब आया हुआ है तुम्हारा वैसे तो बहुत पहले आया हुआ है, 2002 में आया हुआ है। ठीक है क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बताया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें मेटल और कार्बन के बीच क्या होगा बच्चे, डायरेक्ट बॉन्ड होगा, तो ऑप्शन रहेगा इसका सी रहेगा। एक और लिखो, Mn2CO10 is an organometallic compound, organometallic compound। अभी एक चीज बताती हूँ तुम्हें बहुत अच्छी, ठीक है, ड्यू टू, देखो सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ड्यू टू ऑप्शन में लिख रही हूँ CO बॉन्ड, B है बच्चे MnO बॉन्ड, C है MnC बॉन्ड, और D है MnMn बॉन्ड। बताओ, CO बॉन्ड की वजह से MnC बॉन्ड, शाबाश। और एक तुम्हें एक चीज बताऊं, ये वाला आया हुआ 2002 में और ये आया हुआ 2019 में, लो बताओ भाई, देखो 17 साल बाद सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 17 साल बाद सेम कंसेप्ट का रिपीट हुआ है, देख पा रहे हो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री का यही तो फायदा होता है भैया। 2002 से डायरेक्ट 2019 में आए और इतना इजी क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पे। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं PYQs करने चाहिए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन, माना कि बिल्कुल सेम नहीं आया, लेकिन सेम कंसेप्ट पे तो आया ना। एक और क्वेश्चन करो बच्चे, आपको ना मैच द फॉलोइंग करना है, एक कोबाल्ट है, एक जिंक है, एक रोडियम है और मैग्नीशियम है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ विल्किंसन कैटलिस्ट, क्लोरोफिल, विटामिन B12, और हैंड रेस करना, मैच द फॉलोइंग है, हैंड रेस करना, कार्बोनिक कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये आया हुआ है बच्चे 2019 में ही आया हुआ है ये। ठीक है, तो जल्दी से हैंड रेस करो, मैच द फॉलोइंग है ये। ओके, किसने किया, आशुतोष, आरती, और करो भाई, इतने से काम नहीं चलेगा।
बताओ। हाँ चलो बताओ भाई, कौन बताएगा, अपने आप बता दो। अरे बता दो भाई, निदा बताओ बेटा। एक्सिस्टेम का क्लोरोफिल। हाइब्रिड, एक सेकेंड। चलो हाँ, कोबाल्ट का क्या आएगा बच्चे बताओ। विटामिन B12. विटामिन B12। वेरी गुड। जिंक का कार्बोनिक एनहाइड्राइज, रोडियम का विल्किंसन कैटलिस्ट और मैग्नीशियम का क्लोरोफिल। कर लोगे? चलो यस। अभी क्या करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपको क्या बताना है, विल्किंसन कैटलिस्ट में आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है सेंट्रल मेटल आयन की और उसकी शेप बतानी है। तो कौन बताएगा मुझे, जल्दी बताओ, हैंड रेस करो जल्दी से। C2H3। हाँ साहिब, कौन बताएगा? सामिया बताओ, सामिया बताओ बेटा। स्क्वायर प्लानर। वेरी गुड। स्क्वायर प्लानर होगी, मैं ऑप्शन नहीं लिख रही हूँ क्योंकि तुम्हें पता है। स्क्वायर प्लानर होगी और DsP2 होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ओ सॉरी, हाँ ठीक है, समझ गए। DsP2 और स्क्वायर प्लानर। एक और क्वेश्चन करो। किसी को कोई डाउट है क्या? मनोज कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे बच्चे, ये वाला क्या, Mn2 वाला? देखो बच्चे, Mn2 वाला स्ट्रक्चर मैंने कैसे बनाया था, याद है क्या तुम्हें? फिर से बना के दिखाऊं क्या? ये देखो, ये बनाया था मैंने। ये 5 CO लगे थे इसमें, ठीक है। तो इसमें पूछा था कि जो Mn2CO10 है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है भैया, मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है, इस वजह से Mn2CO10 क्या है बेटा, तुम्हारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करो बच्चे, एक और क्वेश्चन करो। इन, हाँ बोलो, इन FeCO5 द FeC बॉन्ड possess, ऑप्शन है पाई करेक्टर ओनली, पाई करेक्टर ओनली। बी ऑप्शन है बोथ सिग्मा एंड पाई करेक्टर, बोथ सिग्मा एंड पाई करेक्टर। सी ऑप्शन है आयनिक करेक्टर। थर्ड है, चलो बता ही दिया तुम लोगों ने तो, सिग्मा करेक्टर। मेरी यूं ही मेहनत लगवा दी तुमने 4 ऑप्शन लिखवाने में। तो बच्चे बी आएगा इसका, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था कार्बोनिल सिग्मा डोनर भी है बच्चे, और क्या है, पाई एक्सेप्टर भी है, पाई एक्सेप्टर भी है, ठीक है जी। आज वैसे मेरे को एक खुशी हो रही है कि जितने बच्चे स्टार्टिंग में थे ना उतने ही अब है, बस 2-3 छोड़ के भाग गए, बाकी उतने हैं, ठीक है। तो सिग्मा और पाई एक्सेप्टर दोनों है, तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो Fe मैंने बताया था ना, Fe में क्या होता है, पहले तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है और फिर वो पाई बॉन्ड बनाता है, तो यानी कि सिग्मा करेक्टर भी है उसमें और पाई करेक्टर भी है, ठीक है। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन करो फिर तुम्हें छोड़ दूंगी। एक और क्वेश्चन करो बच्चे। CO2 CO8 डिस्प्लेस, डिस्प्लेस, ये वर्बली बोल दूं क्या मैं, ये लिखूं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ऑप्शन है, मैं वर्बली बोलती हूँ, तुम बताना कौन सा सही है, ठीक है। फर्स्ट है बच्चे 1, चलो लिख देती हूँ, 1 CO बॉन्ड, 4 टर्मिनल एंड 4 ब्रिजिंग। आपको बताना कौन सा सही है, 4 ब्रिजिंग CO, ठीक है। बी ऑप्शन है बच्चे 1 CO बॉन्ड, 6 टर्मिनल CO एंड 2 ब्रिजिंग CO। बताओ कौन सा सही है, यही वाला सही है क्या? यस मैम, बी। ठीक है, मेरी मेहनत नहीं लगी है C और D लिखने में, यही वाला ठीक है। CO2 CO8 में क्या होता है बच्चे, एक तो कोबाल्ट कोबाल्ट के बीच में बॉन्ड होता है, 6 टर्मिनल CO होते हैं और 2 ब्रिजिंग होते हैं। कैसे बताया था, ऐसा, ऐसा। यस मैम। ठीक है, कर लोगे। सारे क्वेश्चन करा दिए जो मैंने प्रीवियस ईयर में आया हुआ। एक क्वेश्चन क्या हुआ सुन लो। द कंपाउंड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग इज EDTA, डेस्फेरियोक्साइम बी, EDTA, और सिस्प्लेटिन। ऑप्शन ए। ऑप्शन, ठीक है। और एक Yes, तुम्हें ma'am. पूछा हुआ है द कंपाउंड दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर, मतलब बेसिकली आपसे वो पूछना चाह रहा है एंटी कैंसर एजेंट कौन सा होगा, तो सिस्प्लेटिन होगा। उसका स्ट्रक्चर मैंने तो, हाँ हाँ बोलो बोलो। यस मैम, प्लेटिनम। हाँ, सिस प्लेटिनम उसका ये होगा Yes, स्ट्रक्चर, सिस वाला होगा ना कि ट्रांस वाला। आपको ऑप्शन में ट्रांस वाला भी मिलेगा, लेकिन आपको सिस वाले पे मार्क करना है।
और कैसा क्वेश्चन आया Yes, हुआ है? ma'am. एक विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला पूछा हुआ है आपसे 2019 में, ठीक है। बस ये वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने मैंने करवाए सारे करवा दिए, ठीक है, ओके। हाँ, एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से सुनना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स बोलूंगी, आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। फर्स्ट है हीमोग्लोबिन इज द रेड पिगमेंट, हाँ जी एक बार मैं बोल लूं बेटा, हीमोग्लोबिन इज द रेड पिगमेंट ऑफ ब्लड एंड कंटेन आयरन, पहला पॉइंट। सेकेंड, विटामिन B12 एंड कंटेन्स कोबाल्ट, जिसको हम साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन है कार्बोक्सीपेप्टिडेज इज एन एंजाइम एंड कंटेन्स जिंक। फोर्थ है बच्चे क्लोरोफिल आर ग्रीन पिगमेंट्स इन प्लांट एंड कंटेन कैल्शियम। मैम लास्ट मैम सी। मैम लास्ट ऑप्शन। लास्ट Yes, वाला ma'am. आएगा क्योंकि कैल्शियम नहीं होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है। यस मैम। तो ma'am. मेरी तरफ से आज कोऑर्डिनेशन का दी एंड। अब बाकी तुम जानो कि तुम कितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो। जो डाउट होगा वो मैं बैठी हूँ सॉल्व करने के लिए। जितने भी मैंने तुम्हें आपको असाइनमेंट दिए हैं, प्लीज उसको सीरियसली थोड़ा सॉल्व कर लेना। बाकी मेरी तरफ से मैंने कुछ भी नहीं छुड़वाया कोऑर्डिनेशन में। आई होप जितना हमने पढ़ा है उसी से ही क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में, ठीक है।